साथियों, पिछली वीडियोस को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फ्रेज। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने चर्चा किया था सेंटेंसेस के बारे में, सेंटेंसेस के काइंड्स के बारे में, सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में, उन्हीं सेंटेंसेस को मैंने आपको तोड़ना सिखाया था कि आप सेंटेंसेस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में तोड़ सकते हैं। सेंटेंसेस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक कंप्लीट सेंस रखते हैं, लेकिन अगर आप सेंटेंसेस को दो भागों में तोड़ें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, तो इसका केवल क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में ही नहीं है, प्रेडिकेटिव पार्ट्स को और भी तरीकों से जाना जाता है। आज हम फ्रेज के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। ये भी सेंटेंस के ही हिस्से होते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, चलिए जानते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेज को हिंदी भाषा में हम वाक्यांश के नाम से जानते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा, वाक्य का अंश। वाक्यांश अर्थात जैसे कि वाक्य के बारे में आपको बताया गया है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का युग्म, which makes या which has complete sense, जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है, जो एक कंप्लीट सेंस रखते हैं, उन्हें हम वाक्य कहते हैं। आप वाक्यांश के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको बताया वाक्यांश का मतलब ही होता है वाक्य का अंश। तो इसका मतलब तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, ये पार्ट होगा। ये सेंटेंस के एक पार्ट होते हैं। ठीक, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। यह वाक्य का एक भाग है, which has a sense, जिसका एक भाव होता है या एक मीनिंग होती है, बट नॉट कंप्लीट। लेकिन वो क्या होती है, पूर्ण नहीं होती है। समझाने के लिए मैंने आपको एक परिभाषा लिखा है, फिर से एग्जाम्पल के द्वारा और परिभाषाओं के द्वारा हम जानने का आज प्रयास करेंगे कि हम किसे फ्रेज कहते हैं। फ्रेज की मैं बात करूं तो मैंने कहा इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये वाक्य का एक हिस्सा है, which has a sense और मीनिंग, जिसमें एक भाव होता है, जिसमें एक अर्थ होता है, बट नॉट कंप्लीट, लेकिन पूरा नहीं होता। कहने का मतलब इस बट नॉट कंप्लीट का मतलब क्या है, बट नॉट अ कंप्लीट मीनिंग, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता। तो शब्दों के ऐसे युग्म जिनका अपना अर्थ होता है लेकिन अर्थ संपूर्ण नहीं होता, उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। पहले कंडीशन, परिभाषा की बात करें कि फ्रेज को हम कैसे समझ सकते हैं, तो एक परिभाषा मैंने और आपके सामने लिख के रखा हुआ है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा युग्म विदाउट अ फाइनाइट वर्ब, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब नहीं होती। फाइनाइट वर्ब को हम हिंदी भाषा में परिमित क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट को तुरंत कॉम्प्लीमेंट करती हैं, अर्थात सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखी जाती हैं, उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब्स के बारे में विस्तार में चर्चा वर्ब्स टॉपिक में आप पढ़ने को पाएंगे। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के ऐसे युग्म विदाउट अ फाइनाइट वर्ब, जिनमें एक फाइनाइट वर्ब ना हो, स्पेशली वन दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस, विशेषता वह जो सेंटेंस के, वाक्य के एक भाग को बनाता है, क्या कहलाता है, वाक्यांश कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने नीचे लिख रखा है, इट इमीडिएटली कॉम्प्लीमेंट्स अ सब्जेक्ट। यह इमीडिएटली मतलब तत्काल, कॉम्प्लीमेंट्स अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को पूरकता प्रदान करता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा जाता है। इट हैज अ सब्जेक्ट एंड इट शोज टेंस। दूसरी परिभाषा की मैं बात करूं तो फाइनाइट वर्ब वे क्रियाएं होती हैं, परिमित क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनके साथ एक सब्जेक्ट होता है और ये टेंस को बताती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देते हुए चलता हूं फाइनाइट वर्ब का, कि ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। तो इसका मतलब इस, देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया हुआ है, यह फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और टेंस को बता रहा है कि वह इस समय भी मौजूदा हालात में शिक्षक है। इसी इसको अगर मैंने कह दिया वाज, तो अब इसका मतलब हो गया कि वह एक शिक्षक था, अब वो शिक्षक नहीं है। तो इज और वाज देखिए टेंस को निर्धारित कर रहे हैं। तो वो क्रियाएं जो सब्जेक्ट को तुरंत कॉम्प्लीमेंट करती हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती हैं और टेंस को निर्धारित करती हैं, मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि उन्हें फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। बाकी फाइनाइट वर्ब पे चर्चा वर्ब टॉपिक में आप पढ़ेंगे। फाइनाइट वर्ब्स क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए कुछ एग्जांपल देकर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि हम वाक्यांश अर्थात फ्रेज किसे कहते हैं। मैंने कहा
द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो मैंने आपको बताया कि इसमें सेंटेंस का वो हिस्सा होगा जिसमें न सब्जेक्ट होगा और न फाइनाइट वर्ब होगा। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट हटा दीजिए और फाइनाइट वर्ब को हटा दीजिए तो मेरा जो बाकी बचा हुआ हिस्सा बचता है, जो वाक्य का एक अंश भी है, जिसका अपना अर्थ भी है कि पूर्व में, लेकिन केवल पूर्व में कह देने से ये पता नहीं चलता कि आगे बात क्या कही जा रही है। हमने इसको क्या कहा? फ्रेज कहा। परिभाषा मैंने आपको बताई ना कि वाक्य का वह हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट ना हो, फाइनाइट वर्ब ना हो, जिसका अपना अर्थ हो लेकिन संपूर्ण अर्थ ना हो, उसे हम फ्रेज कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम फ्रेजेस कितने प्रकार के होते हैं इन पे चर्चा करेंगे और आपको हर प्रकार के बारे में डिटेल में समझाएंगे और सबके एक एक दो एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ फ्रेज या काइंड्स ऑफ फ्रेज, आप कुछ भी कह सकते हैं। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे काइंड्स ऑफ फ्रेजेस की। वाक्यांश के कितने प्रकार होते हैं? तो स्टडी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि वाक्यांशों को 8 भागों में बांटा जा सकता है। फ्रेजेस 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला प्रकार है नाउन फ्रेज। ऐसा फ्रेज जिसमें नाउन की प्रधानता होती है, और नाउन का काम क्या है? ये सब्जेक्ट के रूप में आगे भी आता है और ऑब्जेक्ट के रूप में पीछे भी आता है। जैसे देखिए, राम इज अ टीचर। देखिए, राम नाउन है कि नहीं, और सब्जेक्ट के रूप में आया है आगे। और यही देखिए, टीचर भी एक नाउन है लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में आगे पीछे आ सकते हैं। तो नाउन फ्रेज का मतलब वाक्य का वह हिस्सा जो नाउन की तरह बिहेव करता है, जिसमें नाउन की प्रधानता होती है और जो वाक्य की शुरुआत में भी आ सकता है और वाक्य के बाद में भी आ सकता है, उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश डेफिनेशन की बात करूं तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। मैंने आपको बताया कि ये शब्दों का युग्म होता है जो नाउन की तरह कार्य करता है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच फंक्शंस, शब्दों का युग्म जो कि कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? लाइक नाउन, नाउन के जैसा कार्य करता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच फंक्शंस लाइक नाउन, शब्दों का ऐसा युग्म जो नाउन की तरह कार्य करता है, उसे हम नाउन फ्रेज के नाम से जानते हैं। जैसे कहा, हियर इज अ बॉय। देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब अलग करने के बाद बाकी का बचा हुआ हिस्सा नाउन की तरह बिहेव कर रहा है और ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, नाउन फ्रेज। और एग्जांपल देखते हैं, आई किल्ड अ स्नेक। मैंने एक सांप को मारा। वैसे जीवों पे दया करनी चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल है, मैंने लिख लिया है। मैंने सांप को मारा, आई किल्ड अ स्नेक। देखिए, नाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 2 शब्द आए हुए हैं। देखिए कैसे हैं, नाउन फ्रेज है। अब हम दूसरे हिस्से की बात करेंगे। एक और हिस्सा होता है फ्रेज का, जिसे हम एडजेक्टिव फ्रेज के नाम से जानते हैं। तो जैसे नाउन फ्रेज की डेफिनेशन थी, वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा था, सेम वैसे एडजेक्टिव फ्रेज की डेफिनेशन आप खुद से कर लेंगे कि ये शब्दों के वो युग्म हैं जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। जैसे मैंने एक वेल मैनर्ड मैन, वेल मतलब अच्छे तरीके से, मैनर्ड मतलब तमीजदार, सभ्यता वाला, और सभ्य, और मैन मतलब इंसान। आई सॉ अ वेल मैनर्ड मैन। देखिए, शब्दों का युग्म है जो एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। मैंने देखा है, किसको देखा है? एक व्यक्ति को देखा, और व्यक्ति के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहा है। शी लीड्स एन इंटरेस्टिंग लाइफ, वह व्यतीत करती है एक रोचक जीवन। देखिए, शब्दों का युग्म है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा अ लॉट ऑफ
पीपुल कांट ईट डेली। देखिए ए लॉट ऑफ संख्या को दिखाता है, एडजेक्टिव है। आप स्पेशल यूजेज ऑफ एडजेक्टिव में या इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव नामक टॉपिक के अंतर्गत लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, फ्यू, द फ्यू, सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। ए लॉट ऑफ पीपल, पीपल से पहले आया हुआ है, शब्दों का युग्म है, एडजेक्टिव तरह बिहेव कर रहा है, हमने इसको नाम दिया एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज वे फ्रेजेस होते हैं, वे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं। अगर मैं तीसरे प्रकार की बात कर लेता हूं फ्रेज के, देखिए तीसरे प्रकार का जो फ्रेज होता है उसे हमने नाम दिया है वर्ब फ्रेज। इनमें एक ऑक्सिलरी पाई जाती है, ठीक, कैसे? एग्जाम्पल देखिए, डेफिनेशन जो नाउन का है और एडजेक्टिव का है कि वाक्यों के हिस्से, ऐसे हिस्से जो वर्ब की तरह बिहेव करते हैं जिनमें ऑक्सिलरी वर्ब पाई जाती है, जैसे माई मॉम इज कुकिंग डिनर, मेरी माता जी रात्रि भोजन पका रही हैं। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब का पेयर आया हुआ है, वर्ब फ्रेज। और एग्जांपल देखते हैं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे। सिंस और फॉर के भी यूजेस आप आगे पढ़ाए जाएंगे। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब का पेयर बना हुआ है, वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। तो वर्ब फ्रेज वाक्य का वह हिस्सा जो कुछ शब्दों का युग्म होता है जो वर्ब की तरह कार्य करते हैं, जिनमें ऑक्सिलरी वर्ब पाई जाती है। अब ऑक्सिलरी क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, ये टॉपिक आप वर्ब में पढ़ेंगे। चलिए अगले प्रकार की मैं बात कर लूं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। सेम वही कहानी, शब्दों के युग्म जो प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं, जैसे आई हैव प्लेस्ड माई बुक्स, मैंने अपनी किताबों को व्यवस्थित रखा है, मैंने अपनी किताबों को स्थान प्रदान किया है। कहां पर रखा है? ऑन द टेबल, मेज पर। देखिए शब्द युग्म है, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, My new clothes are in the shelf। शब्दों का वह युग्म जो प्रीपोजिशन की तरह कार्य करता है उसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। चलिए एक और प्रकार के बारे में हम जानकारी देते हैं, जीरेंडियल फ्रेज, या हम जीरेंड फ्रेज की बात कर सकते हैं। अब जीरेंड क्या है आपको मैं बता दूं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह बिहेव करती है उसे हम जीरेंड कहते हैं, ठीक। जीरेंड के बारे में आप अलग से टॉपिक पे पढ़ने को पाएंगे, जीरेंड्स क्या है, पार्टिसिपल क्या है और इन्फिनिटिव क्या है, ये सब नॉन फाइनाइट वर्ब्स के हिस्से हैं। आपको वर्ब जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उसमें पढ़ने को मिलेगा। चलिए हम बात कर रहे थे जीरेंड फ्रेज की, तो एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने का प्रयास करता हूं। स्मोकिंग a cigar can cause death। स्मोकिंग धूम्रपान करना, क्या करना, एक सिगार का क्या कर सकता है, मृत्यु का कारण बन सकता है। देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, स्मोक मतलब धूम्रपान करना, और नाउन की तरह बिहेव कर रही है, क्या हुआ, जीरेंड फ्रेज। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई सा मोहन, मैंने देखा, किसे देखा, मोहन को देखा, और मोहन क्या कर रहा था, बाथिंग इन द रिवर, नदी में स्नान करते हुए। देखिए जीरेंड के साथ पेयर है, क्या हुआ, जीरेंड फ्रेज। अगर हम अगले टाइप की बात करें, देखिए फ्रेजेस के बारे में ना आपसे इंटरमीडिएट लेवल पर और ना ही आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लेवल पर परिभाषा या एग्जाम्पल नहीं पूछे जाएंगे। आप केवल जीरेंड को देखिए
आप केवल नाउन को देखिए, आप केवल वर्ब को देखिए और देखिए क्या ये किसी शब्द युग्म के अंत या शुरुआत में जोड़े गए हैं। अगर ऐसा है तो ये फ्रेज है कि क्लॉज है। अगर फाइनाइट वर्ब नहीं है, इनका कोई अर्थ अपना पूर्ण नहीं है, तो ये फ्रेज है। तो कभी आपसे, जहां तक मेरा अनुभव है, वो आपसे ना इंटरमीडिएट में ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे डेफिनेशन पूछेंगे और ना ही आपसे एग्जाम्पल लिखने को कहेंगे, वो लिखा लिखाया हुआ देंगे। तो अगर आप पहचानना सीख जाएंगे, इसी वजह से इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, वैसे तो यूजफुल है, लेकिन अब 2 एग्जाम्पल और डेफिनेशन पर्याप्त है टॉपिक को समझने के लिए। चलिए अगले अगर हम प्रकार की बात करें, अब हम अगले प्रकार एडवर्ब फ्रेज की बात करते हैं। सेम वही चीजें, शब्दों के युग्म, एडवर्ब की प्रधानता, जैसे आई केम हेयर ओनली वंस, मैं केवल एक बार यहां पर आया। ठीक, एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। एडवर्ब हुए जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी किसी भी चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। एडवर्ब टॉपिक में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा और जानकारी, आई स्टडी इन साइलेंस, मैं शांति में, मैं चुप्पी में, मैं शांत माहौल में, आप कह सकते हैं, क्या करता हूं, अपनी पढ़ाई करता हूं। तो देखिए एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहे हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो हम क्या कहेंगे इनको, एडवर्ब फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज। चलिए अगले हम काइंड की बात कर लेते हैं फ्रेज की। अगला जो हमारा प्रकार है इनफिनिटिव फ्रेज। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? देखिए वर्ब की प्रथम अवस्था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है, ऐसा आपको पढ़ाया गया होगा। जैसे टू बाथ इन हॉट वाटर इज हार्मफुल। गर्म पानी में स्नान करना क्या है, हार्मफुल है। यूजफुल मतलब लाभदायक, हार्मफुल मतलब हानिकारक। ठीक, देखिए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शब्दों का पेयर है और इन्फिनिटिव की तरह काम कर रहा है, हम इसे क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव फ्रेज कहेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, ही वांट्स, वह चाहता है, टू स्लीप होल नाइट, पूरी रात सोना, वह पूरी रात सोना चाहता है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव की तरह बिहेव करती है, शब्दों के युग्म है, इन्फिनिटिव फ्रेज। एक और हम फ्रेज के बारे में आपको जानकारी देते हैं साथियों। अब हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो फ्रेजेस का आखिरी काइंड है और उसका नाम है पार्टिसिपल फ्रेज। इसमें एक पार्टिसिपल होता है। देखिए पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म या परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में से कुछ भी हो सकते हैं और उनके साथ कुछ शब्दों के पेयर होते हैं। ठीक, जरा एग्जाम्पल के जरिए समझिए। मैंने लिखा हुआ है रिमूविंग हिज ग्लास, अपने शीशे को हटाकर, रिमूविंग हिज ग्लास ही शॉट द टाइगर, उसने बाघ को गोली मार दिया। रीचिंग द होम, घर पहुंचकर या घर पहुंचते हुए, घर पहुंच करके मोहन चेंज हिज यूनिफॉर्म, मोहन ने अपने कपड़े बदले। तो देखिए पार्टिसिपल आया हुआ है, पार्टिसिपल आया हुआ है, शब्दों का युग्म आया हुआ है, ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगा। तो आज की वीडियो में हमने जाना फ्रेज किसे कहते हैं और फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं। आई होप कि सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बाद फ्रेज की ये वीडियो आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए कारगर सिद्ध होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी हमारी जानकारी में लाइए, ताकि हम डाउट क्लियर के लिए जब क्लासेस अरेंज करें तो उसमें उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज कराया जा सके। पिछली वीडियोस को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को ऐसे ही वॉच करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। कहीं कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्द ही आपसे दोबारा एक नए टॉपिक को लेकर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।